قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ دستی عطا فرماتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے. جزاک اللہ. ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. آگے بڑھتے ہیں. عثمان ڈار صاحب کی ٹیم نے ایک ڈاکومنٹری چھوٹی سی تیار کی ہے. ٹائیگر فورس نے اب تک جو کام کیے ہیں اور جو آپ کا جذبہ ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو پیکج انہوں نے تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پیکج. ایسے میں وزیراعظم کورونا ٹائیگرز فورس کی بنیاد رکھی گئی. ایک ہم اسپیشل نوجوانوں کی ایک یوتھ کی ایک فورس بنا رہے ہیں. سٹیزن پورٹل ہے، اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں. ایک ایسی تنظیم جو اس کڑے وقت میں فلاحی سرگرمیوں کا حصہ بن کر انتظامیہ اور حکومتی مشینری کا ہاتھ بٹا سکتی. جذبہ خدمت سے بھرپور پاکستانیوں نے اس فورس کی بھرپور پذیرائی کی. دنوں میں وزیراعظم ٹائیگر فورس کے رضاکاران کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تک جا پہنچی. میں سب سے پہلے تو سارے جتنے بھی ٹائیگرز جنہوں نے رجسٹر کیا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے یہ جہاد لڑیں گے. اب ٹائیگرز فورس پورے خلوص کے ساتھ انتظامیہ کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہے. کورونا کے دوران وزیراعظم ٹائیگرز فورس کا کردار مثالی رہا. SOPs پر عمل درآمد کروا کر وبا کا پھیلاؤ روکنا ہو، یا معاشی طور پر متاثرہ افراد کی نشاندہی، یا پھر راشن کی فراہمی کے ذریعے غربت پر قابو پانا ہو، ٹائیگر فورس رضاکاران ہر لمحہ حاضر رہے.
रमजान के बाबरकत महीने में जब एहतियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए मज़हबी रसूमात अदा करना भी लाजिम था, ऐसे कड़े वक्त में भी जज्बा खिदमत से लबरेज टाइगर्स फोर्स रज़ाकारान ने मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद करवा कर बड़ी मुसीबत को टाला। एक वक्त वो भी आया जब वतन अजीज को दो कुदरती आफात यानी कोरोना और सैलाब का भयावह वक्त सामना था। ऐसे वक्त में भी टाइगर्स फोर्स ने आफात की आंखों में आंखें डालकर रिलीफ सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। मुहर्रम हराम की मजालिस अज़ा के दौरान भी टाइगर्स फोर्स ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर कोरोना के फैलाव को रोकने में अहम तरीन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म टाइगर्स फोर्स रज़ाकारान सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि हर किस्म की आफात का मुकाबला करने के लिए हर घड़ी तैयार हैं। डेंगू वायरस स्प्रे हो या पोलियो मुहिम, हर जगह टाइगर्स फोर्स रज़ाकारान तिब्बी अमले के शाना बशाना काम करते नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म टाइगर्स फोर्स के नौजवान महज पाकिस्तानियों को महफूज बनाने के लिए ही कोशा नहीं बल्कि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए भी पुरअज़्म हैं। यही वजह है कि टाइगर्स फोर्स के रज़ाकारान पाकिस्तान भर में तकरीबन 12 लाख पौधों की शजरकारी कर चुके हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर्स फोर्स को एक और जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है, महंगाई और जखीरा अंदोजी की निशानदही की जिम्मेदारी। इस मौके पर एक बात की वजाहत लाजिम है कि रज़ाकारान का मकसद सिर्फ और सिर्फ निशानदही और रिपोर्टिंग है। एक्शन लेने का इख्तियार सिर्फ इंतजामिया के पास होगा। इंशाअल्लाह अब टाइगर फोर्स की कोशिशों से पाकिस्तान से खुद साख्ता महंगाई का भी खात्मा होगा। हर लम्हा सरगर्म अमल वज़ीर-ए-आज़म टाइगर्स फोर्स इस बात का बैन सबूत है कि कड़े वक्त में हर हाल निभाए साथ। वेल डन टाइगर फोर्स, आप इमरान खान के पाकिस्तान के टाइगर्स हैं और टाइग्रेसेस भी हैं। अच्छा, गुजरांवाला जलसा देखा? देखें, जो सच है वो सच है। गुजरांवाला का जलसा वाकई में बहुत बड़ा था। बिना वजह किसी को तनकीद का निशाना बनाना जायज बात बिल्कुल भी नहीं है। इतना बड़ा लोगों का हजूम देखकर भी अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो ये ठीक बात तो नहीं है। एक वीडियो मुलाहिजा करते हैं, इसी से आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना ये कौन सा जलसा था? बहावलपुर का जलसा था, लेकिन इमरान खान अकेले का जलसा था। ये तो इमरान खान साहब अकेले का एक जलसा था। और कल जो जलसी हुई है, वो 11 पार्टियों ने मिलकर पूरा जोर लगाकर ये किया है और रिजल्ट आपके सामने है। वैसे कल के जलसे से ज्यादा लोग तो फवाद खग्गे के वलीमे पे आए थे। आगे चलते, और जो लोग आए वो बत्तियां देखने आए थे, उनकी बूथियां देखने नहीं आए थे। और वो चले गए, जब ये तकरीरें शुरू की वो लोग चले गए। आगे चलते हैं। अब एक सॉन्ग तैयार किया है टाइगर फोर्स ने और ये थीम सॉन्ग है टाइगर फोर्स का। तैयार किया है अरफान अली सैयद साहब ने, लिखा भी खुद, तरतीब भी खुद ही दिया। चकवाल ग्रुप से इनका ताल्लुक है, टाइगर फोर्स के। आइए वो गाना हम देखते हैं। हम
अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद फरमाए। आप नेक काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका अजर भी आपको मिलेगा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं दावत दूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वजीर आजम पाकिस्तान के महावने खुसूसी यूथ अफेयर जनाब उस्मान डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा देर आपके और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान भर से आए हुए टाइगर फोर्स के नौजवानों, मैं आप सबको कन्वेंशन सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज बेहद खुश हूं। पाकिस्तान के बहादुर नौजवान बेटे और बेटियों से मैं मुखातब हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, कोरोना पेंडेमिक में आपने मुल्क के वसाइल और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स की कमी को मद्देनजर रखते हुए जिस दानिशमंदी से पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल ये टाइगर फोर्स बनाई और आपकी कॉल पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के 10 लाख से ज्यादा नौजवान टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए। पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों ने कोरोना पेंडेमिक में राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, एहसास सेंटर की मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल्स में, पनाहगाहों में, सोशल डिस्टेंसिंग में, नो मास्क नो सर्विस में, जहां भी इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिम्मेदारी दी, पूरी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के नौजवानों ने अपने फराइज अंजाम दिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी मौजूदगी में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि अब आप आगे टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं, तो मेरी हम्बल सबमिशन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहिबान से, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान से, पाकिस्तान के बहादुर नौजवान टाइगर फोर्स के हमारे कौमी हीरोज हैं, हमें इन्हें इज्जत देनी है, हमें इनके साथ मिलकर काम करना है, आप लोगों ने इनकी जिम्मेदारियों का तयन करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह इन्होंने कोरोना पेंडेमिक में बगैर किसी तनहा के, बगैर किसी मुआवजे के, कौमी जज्बे के साथ खिदमत की, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेंगे। मुझे एक बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है। एक तरफ हमारे लाखों पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों का किरदार बगैर मुआवजे के, बगैर तनहा के एक कौमी जज्बे में काम किया, और दूसरी तरफ मुल्क पाकिस्तान की करप्ट अपोजिशन, करप्ट लोगों का टोला पाकिस्तान के बहादुर टाइगर फोर्स के नौजवानों को तनकीद का निशाना बनाते रहे। कोई कहता है डीजल पे भी बात होगी। कोई अपोजिशन का रहनुमा कहता है यह हिटलर फोर्स है। एक ने कहा आटा चीनी टाइगर फोर्स खा गई है। किसी ने कहा वजीर आजम इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स के साथ मिलकर लूटमार का प्लान कर लिया। मैं अपोजिशन वालों को पैगाम देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो, टाइगर फोर्स एक नजरिए का नाम है, मुल्क की खिदमत का नजरिया, अवामी खिदमत का नजरिया। पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान एक जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तुम लोगों के बेशरम कागजी शेरों की तरह आधी रात को तंजीम साजी नहीं करते।
नौजवानों डीजल पे आइए, डीजल पे आइए, डीजल पे आइए। मैं थोड़ी सी बस बात करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल में वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि हमेशा से कहते रहे हैं नौजवान मुल्क पाकिस्तान का कीमती असासा है, वो मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम इमरान खान ने अमली तौर पे करके दिखाया है। नंबर 1, 100 अरब रुपए की लागत से कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज किया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक पाकिस्तान के नौजवानों को पैसे दिए जा रहे हैं अपना कारोबार शुरू करने के लिए। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में एक भी ऐसा वजीर आजम नहीं आया जिसने नौजवानों को स्टार्टअप्स के लिए, अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक बगैर सिक्योरिटी, बगैर कोलेटरल पैसे दे रहे हो, सिर्फ नौजवानों की शख्सी गारंटी पे। टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी बात हमेशा वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में की, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात की। आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने 10 अरब रुपए की लागत से नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया, और आज पाकिस्तान में 1 लाख नौजवान टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यह भी वजीर आजम इमरान खान साहब का विजन था, नौजवानों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, जिसकी दुनिया बात करती है। मेरा यह ईमान है, जिस तरह वजीर आजम इमरान खान साहब नौजवानों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिलखसूस IT सेक्टर में, इंशाअल्लाह ताला मैं देख रहा हूं आने वाले कल में आप लोग पाकिस्तान के स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग बनकर IT लीडर्स निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में टाइगर फोर्स के नौजवानों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकंड, अपना जज्बा संभाल के रखें अपने कप्तान के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो नौजवानों के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आज tigerforce.gov.pk जिस पोर्टल का आगाज होने जा रहा है, पाकिस्तान में एक डिजिटल गवर्नेंस का आगाज होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आपको एम्पावर किया है। आप लोग tigerforce.gov.pk पे जाके रजिस्टर हो, और मुझे खुशी है टेस्ट रन जो हमने पिछले 2 हफ्ते में किया, 2 लाख नौजवान ऑलरेडी टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, 2 लाख। और इंशाअल्लाह ताला इस स्मार्टफोन से आप लोग निशानदेही कर सकेंगे, आप लोग पिक्चर खींच सकेंगे, वीडियो बनाएंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग से अपने इलाके में, शहर में, यूनियन काउंसिल की सतह पर आप लोग निशानदेही कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आप लोगों को टाइगर फोर्स की शक्ल में कौमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका दिया है। आप लोगों को हुकूमती फैसला साजी में हिस्सा दिया है। आप लोग निशानदेही करेंगे, आपका लीडर, आपका प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह एक्शन करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आखिर में अगर मैं टाइगर फोर्स से पूछूं, थक तो नहीं गए? आगे बढ़ना है और काम करना है, ईमानदारी से काम करोगे, जिम्मेदारी से काम करोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया उस्मान। एक बार जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए ना कि कितना खुश रहा है। इस वक्त
آپ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہے ہیں, ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں. اور ہماری جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کا بھی بہت بہت ان کو خراج تحسین. آگے بڑھتے ہیں. ایک خراج تحسین ہے ایک لیجنڈ کے لیے جنہوں نے اپنی قوم کی خاطر, اپنے ملک کے غریبوں کی خاطر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی ہے. اور یہ فلم ہے تقریباً کچھ منٹس کی, تقریباً 7 منٹ کی فلم ہے, لیکن آپ اس کو دیکھیں. A tribute to a legend, عمران خان. Pakistan on the tremendous win. The Far-Series win for Pakistan on brilliant scoring. I just told them that, listen, just be as if, you're a born tiger. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے. اس کو اپنی جان سمجھنا, نئی جان نہیں, صرف ملک کی جان ہے. اپنے آپ نے تقدیر, اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے. اللہ مجھے ابھی اس دنیا سے لے جانے نہیں لگا.
जब तक एक नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो आप दिल से कर रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी थी, हाथ उठा के बुलाए कि क्या आप इससे मुतमईन थे? जिंदगी मुकाबले का नाम है, मुकाबले की सीक्रेट ये है कि तुमको अगर जीत गया तो क्या होगा। जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 173 वोट हासिल किए हैं। इमरान तुझे करती है ये कौम सलाम। कौन है? टाइगर वीडियो था ये 92 का वर्ल्ड कप, और अपनी टीम को कह रहे हैं कि घबराना नहीं। टीम वाले सब घबराए हुए थे और अपने बैग पैक कर रहे थे कि अब वापस जाने, कहां हम आगे जाएंगे वर्ल्ड कप में। लेकिन ये कप्तान थे जिन्होंने कहा कि घबराना नहीं, और न सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाया। तो आप भी टाइगर्स ये बात याद रखिएगा कि कठिन मरहला जिंदगी में आता तो है, लेकिन क्या करना है? घबराना नहीं है। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब नया पाकिस्तान भी बनाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं और अब मैं यही कहूंगा कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। पहले टाइगर फोर्स पोर्टल जो है उसकी इनॉग्रेशन है, पोर्टल का इफ्तिताह हो रहा है। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, टाइगर फोर्स। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी शुक्रिया शुक्रिया। आपके जुनून का शुक्रिया,
जज्बे का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब खामोशी खामोशी खामोशी। सब बातें आपके सामने रखनी हैं, इसलिए खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है। सबसे पहले मैं अपनी टाइगर फोर्स को खुशामदीद कहता हूं। और जब से गालिबन 28 मार्च को हमने अपनी टाइगर फोर्स बनाई थी, तब से जितनी भी आपने एक्टिविटीज की, मैं अपनी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरे टाइगर्स, जितनी आप खामोशी करेंगे, जितना खामोश होंगे, आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई, मैंने उसके ऊपर थोड़ी बात, नहीं अभी नहीं, ओहो अभी नहीं। और भी उस सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। अच्छा, सुने अभी जब तक खामोशी नहीं होगी मैं नहीं बात करूंगा। अच्छा टाइगर, सबसे पहले ये बड़ा जरूरी है आपको कि अपना मुकाम समझना और अपना काम समझना। जो वॉलंटियर फोर्स होती है, जो शहरियों की होती है, इसका एक बहुत बड़ा मुकाम एक माशरे में होता है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो कि आपने शहरियों की जरूरियात, उनके हकूक, उसकी हिफाजत करनी होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जब एक माशरे में मुश्किलात आती हैं तो जिंदा माशरा जो होता है उसके शहरी खुद हुकूमत के साथ मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान वो कौम है, जब मुश्किल वक्त आता है ये कौम खड़ी हो जाती है, अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाती है। खामोशी, गौर से सुने, आप ये जाया कर देंगे ये वक्त। हर वक्त मैं आपके सामने नहीं आ सकता, तो आराम से सुने। देखें, जब मैं कैंसर अस्पताल बनाने निकला तो मुझे बड़ा मुश्किल, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था, बहुत मुश्किल थी। तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि पब्लिक की मदद मांगो, स्कूल के बच्चों की मदद मांगो, कॉलेज स्टूडेंट्स की मदद मांगो। और ये जो मोजा हुआ उसके बाद किसी मुल्क में ये मिसाल नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल एक मुल्क में बने और कौम मिलके
पैसा इकट्ठा करके वो हॉस्पिटल खड़ा कर दे। इतना बड़ा हॉस्पिटल, और वो आप जैसे, तब भी मैं उनको टाइगर्स कहता था, आप जैसे टाइगर्स उन्होंने मिलके वो अस्पताल बनाया। उसके बाद उसको चलाने के लिए भी मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। सारी दुनिया में लोग सामने आए, और आज एक दुनिया का वाहिद, ये आपको पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और वो हमारे लोगों की, कौम की वजह से, बड़े दिल के लोग हैं। जब ये एक तरफ इनको एहसास हो जाए कि मुल्क को इनकी जरूरत है, ये कौम खड़ी हो जाती है। तो आपकी जरूरत अब किधर है? जरूरत तो अब आपकी पड़ती रहेगी। जब भी हमें खास तौर पे ये जो हमने शजरकारी करनी है अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क एक दुनिया में वो मुल्क है जो 10 मुल्कों में से सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो भी मैं आपसे बात करूंगा गंदम की, ये 2 साल हमारे मुल्क में गंदम कम हुई इसलिए कि गलत टाइम पे बारिशें हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बड़ा जरूरी है आपका समझना कि आगे जब तक कौम नहीं मिलके ये शजरकारी करेगी, और हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं अगले 3 सालों में, ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पख्तूनख्वा के अंदर हमने पिछले 5 साल 2013 से 18 तक 1 अरब दरख्त उगाए, और वो कैसे कि कौम ने मिलकर उगाए। और इंशाअल्लाह इस सारे मुल्क के अंदर हमने सिर्फ दरख्त भी नहीं उगाने, अगला हमने अपना पानी को साफ करना है, दरिया साफ करने हैं। जो गंदगी हम अपने दरियाओं में फेंक रहे हैं, लोगों को नीचे जैसे जैसे दरिया जाता है पानी की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए अभी आपने बड़ा काम करना है। लेकिन अभी आज जो मैंने आपको खास तौर पर बुलाया वो ये कि देखें, आपका देखें वहां थोड़ा डिसिप्लिन रखें, क्योंकि आप सुन नहीं सकेंगे मेरी बात। इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई है। समझ रहे हैं कि महंगाई की कई वजूहात है। जो हमारा रुपया गिरा, हमारा जब रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, और वो क्यों गिरा? क्योंकि जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी खसारा था जो इंपोर्ट हम कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे। 60 अरब डॉलर की बाहर से चीजें ले रहे थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर बाहर दुनिया को बेच रहे थे। 40 अरब डॉलर का खसारा था। जब ये खसारा होता है तो इसका डॉलर की कमी हो जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, रुपया नीचे आ जाता है। जब रुपया गिरता है तो जो भी चीजें आप बाहर से खरीदते हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो जब वो चीजें महंगी हो जाती हैं, जिस तरह गैस, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। मैं जान के डीजल नहीं कह रहा, तो सब इसलिए तो जब ये चीजें भी महंगी हो जाती हैं, और फिर जो खाने पीने की चीजें अब बाहर से खरीदते हैं, मसलन ये जो घी महंगा हो गया क्योंकि पाम ऑयल जो बाहर से लेते हैं वो महंगा हो गया। वैसे भी कोविड की वजह से महंगाई बाहर भी हो गई, तो वो बाहर से जब चीज ली वो महंगी हो गई। दालें, हम दालें बाहर से लेते हैं, 60% दाल जो पाकिस्तान में होती है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो एक तो ये हो गई महंगी। दूसरी महंगाई जो अभी मैंने आपकी गंदम की बात की कि 2 साल बारिशें उस वक्त पे हो गई जब गंदम की कटाई होनी थी, उसकी वजह से गंदम कम हुई, खसारा हो गया। 27 लाख टन गंदम
ہمارے ملک میں خسارہ ہو گیا. جب خسارہ, کیونکہ بارش کی وجہ سے خسارہ ہوا, اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. پہلے ہمیں پتہ دیر چلا, کیونکہ یہاں جو سسٹم بنا ہوا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہر فصل کتنی ہوئی ہر سال, وہ سسٹم خراب تھا. ہمیں دیر کر کے پتہ چلا. جب تک ہم نے باہر سے امپورٹ کی, جو اب اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ساری جتنا بھی خسارہ تھا سب گندم امپورٹ کر لیے. تو تب تک جب تک پتا چلا کہ ہم نے باہر سے گندم منگوائی ہے, یہاں ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی. اور یہ ذخیرہ اندوزی ایک اتنی بڑی اس ملک کی لعنت ہے کہ جب قائد اعظم بھی انہوں نے تقریر کی, جب آج سے 72 سال پہلے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے, ہورڈنگ, ذخیرہ اندوزی. اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ نے سن لیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہیں خود جا کے مداخلت نہیں کرنی. آپ کے پاس اس وقت آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ نے تصویر لینی ہے, اور آپ کے پاس آج جو پورٹل اناؤنس کیا اس کے اوپر آپ نے تصویر ڈال دینی ہے اور جگہ ڈال دینی ہے. اس کے بعد ہمارا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایکشن لینا. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے ذخیرہ اندوزی. اور پھر دکانوں میں آپ نے جانا ہے جدھر قیمتیں نہیں لگائی ہوئی چیزوں کی. جب آپ نے دیکھا کہ قیمتیں نہیں لگی ہوئی, کیونکہ قانون ہے کہ جو بھی چیزیں بکتی ہیں ان کا قیمت لگی ہونی چاہیے, وہ بھی آپ نے تصویر لے کے آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے. تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اس سے آپ ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں گے. لیکن میں پھر سے ایک چیز دہراتا ہوں, آپ نے خود کہیں بھی انٹرفیئر نہیں کرنا. کیونکہ ہوگا کیا, ایسے لوگ آ جائیں گے ٹائیگرز بن کے جو پیسہ بنانا شروع کر دیں گے, وہ دکانداروں کو بلیک میل کر کے پیسہ بنائیں گے. اس لیے آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا. اچھا, اب سنیں ذرا آگے. چینی, اب چینی کا کیا مسئلہ ہوا؟ ہماری بدقسمتی یہ کہ تھوڑے سے لوگ اس وقت جو چینی بنانے والے جو شوگر ملز ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اور زیادہ تر وہ سب سے طاقتور لوگ ہیں. دونوں شریف خاندان کی بھی شوگر ملز ہیں اور زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں. اس کا مطلب سننے یہ اب تک شوگر ملز کو کسی نے نہیں پوچھا تھا. جو بھی وہ قیمت دیتے تھے وہ چاہتے تھے, جو قیمت کا وہ فیصلہ کرتے تھے وہ قیمت آ جاتی تھی. پہلی دفعہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ تفصیل میں انکوائری ہوئی ہے, ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی میں آج اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں, آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی انشاءاللہ. اچھا اب میں ذرا جو کل سرکس ہوئی تھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن چپ کر کے انجوائے نہیں کریں گے. اگر آپ سارا وقت نعرے مارتے رہے آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ یقین کریں آپ یہ جو میں سرکس کے اوپر بات کروں گا بڑا انجوائے کریں گے, یہ میرا وعدہ آپ سے. اچھا پہلے آج سے 11 سال پہلے, یہ سن لیں ذرا, 11 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا
یہ ذرا پہلے سن لیں کیونکہ یہ میں نے آپ نے یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی. تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں انہوں نے ایک ہو جانا ہے. زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے. کیونکہ یہ تو میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں نا, میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا, یہ دونوں نہیں برداشت کریں گے. اچھا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ میں کہہ رہی ہوں آپ کا خیال ہے اکٹھے ہوں گے, اندر سے ہو جائیں گے, اوپر سے پورا کچھ نہیں کھیلتے ہیں. اچھا جی, اچھا اب تو یہ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا, اللہ اللہ کیسا سب اکٹھے تھے, پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے. اور اب میں وہ جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں. وہ اس کی وجہ ہے, سنیں ٹائیگر اس کی وجہ ہے. دیکھیں انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو بن ہی نہیں سکتا. ان دو بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا. وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں. 1 گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنانے کے لیے حلال کا کام نہیں کیا. پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تبصرہ کرنا فضول ہے. لیکن جو اور دیکھیں جو آدمی 11 کی ٹیم ہوتی ہے 12ویں کو 12th مین کہتے ہیں, جو 12th مین ہے اس کے اوپر میں کیا بات کروں. اب میں اصل یہ بڑا غور سے سننا. اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ جو لندن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے فیصل سنیں اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلینڈ جانا تھا, جب اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کیا بنی ذرا پلیز دکھائیں. یہ وہی انسان ہے. یہ جو شکل تھی یہ جب بس اچھا یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر سے میں بتا دوں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے, بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ دیکھیں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نا. اچھا اب ایک منٹ اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دیں. یہ لندن میں ذرا بھائی صاحب کی آپ سن رہے ہیں. پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پائیں فضل و کرم سے اگر خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پائیں فضل و کرم سے اگر اجازت مل جائے تو بڑی صاحب کے ساتھ ہوتی جو کہ بہت ہی عام بات ہے. خواتین رونا نہیں ہے آپ نے.
اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ لیں. یہ بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے. اب سنیں اب سوچیں کہ ہماری کیبنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی, شیرین مزاری رونا شروع ہو گئی, تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا. لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے ڈی جی کے خلاف, میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا خاموشی, سنیں ذرا میری بات, سنیں. میرے ٹائیگرز اور پاکستان کے نوجوانوں, سنو غور سے. بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے. ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. پرسوں 20 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی, 20 لوگوں نے. اور یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے, ملک کے لیے. اور یہ گیدڑ جو دمدما کے باہر بھاگا تھا, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی, اور ڈی جی ISI کے اوپر, سنیں غور سے میری بات, میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہے جس نے جنرل درانی ISI کے جب چیف تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑوں روپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے. ڈی جی ISI کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی. لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ. یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں رکھا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا, اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. وہ زرداری اس کو اوپر ہدایبہ پیپر مل کا کیس اس نے اس کے اوپر بنایا تھا, جدھر اربوں روپے انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجا تھا, وہ اس نے نواز شریف پہ بنایا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے. اور زرداری, چپ کر کے سنیں, چپ کریں ذرا, سنیں میری بات. یہ وہ زرداری ہے. اور نواز شریف
इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक किताब निकली थी, उसका नाम था कैपिटलिज्म्स अकिलीज हील। रेमंड बेकर ने किताब लिखी थी। ये इनके पहले दौर के बाद, जब इन दोनों ने 2 दफा बारियां लेकर मुल्क को लूटा था, उसने किताब लिखी और उसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया कैसे इन दोनों ने इस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। जनरल बाजवा ने नहीं लिखी थी, रेमंड बेकर ने लिखी थी। उसके बाद 3 और इनके ऊपर किताबें हैं जिनमें आप पढ़ें कि इन्होंने इस मुल्क से कैसी गद्दारी की। एक ओबामा's वॉर, एक है सूस्किन, उसने किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वो क्या किताब में कह रहा है कि बिलावल को उनकी वालदा टेलीफोन करके, CIA ने उसका टेलीफोन टैप किया, बैंक अकाउंट्स बता रहे थे कि किन किन बैंकों में पैसे पड़े हैं तुम्हारे बारे। जो बाहर, अब जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने बाहर एक केस लड़ा हुआ है, हर जाने का केस बाहर लड़ा हुआ है इयान बोथम के खिलाफ, और जीता था केस। वहां सुने वहां क्या होता है, वहां जब आप कोई किताब लिखते हैं, 4 किताबें मैंने बाहर पब्लिश करवाई हैं, एक एक लफ्ज उस किताब में आप लिख नहीं सकते। वकील बैठता है और देखता है कि क्या आप साबित कर सकते हैं ये चीजें, नहीं तो आप कोई किताब नहीं बाहर लिख सकते, क्योंकि इतने सख्त कानून है वहां। तो जो इनके ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, एक गोस्ट वॉर्स है, एक और किताब, उसमें लिखता है कि नवाज शरीफ अमेरिकनों को कह रहा है कि अपने फौज यहां ले आओ। वो अपनी फौज से डरा हुआ था, अमेरिकी फौज को कह रहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दो, उस किताब में लिखा हुआ है। सो ये वो लोग हैं, ये अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए ये इस मुल्क को बेच सकते हैं। इनका तो पैसा खुदा है। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था। पहले अपनी जात के लिए, अपने फायदों के लिए उन्होंने अपनी कौमों को गुलाम बनाया था। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है, वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। मुझे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी कहता कि इमरान खान ठीक है लेकिन जनरल बाजवा गलत है? वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे पता है कि मैं हिंदुस्तान की असल दुनिया में नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखाई है दुनिया में कि कितना बड़ा इंतहा पसंद है ये। सो ये जो आज इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल जिया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में, इसकी जमहूरियत? क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि ये वो वजीर आजम है जिसने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था? और फिर जुल्म देखें कि बाकी जुडिशरी को ब्रीफ केस देके खरीदा था। ये वो नवाज शरीफ है जो आज बड़ा जमहूरी बन रहा है। ये वो नवाज शरीफ है जो टेलीफोन कॉल करके कहता था जस्टिस क्यूम इसको 3 साल नहीं बेनजीर को 5 साल सजा दो। ये वो है आदमी, ये वो है जो पिछला नैब का चेयरमैन कमर जमान जैसा करप्ट आदमी उसको चेयरमैन बना के अपने केस बंद करवाए। इसके लिए अदलिया तब तक ठीक है जब तक अदलिया इसके साथ खड़ी है।
हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस जब बंद होता है, अदलिया बंद करती है, तो अदलिया बहुत अच्छी है। जब 5 मेंबर बेंच अदलिया का पैनमा के केस में इसको सजा देता है, तो क्यों निकाला करके दौरा करके अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है? क्या पैनमा का केस जनरल बाजवा ने किया था? इंटरनेशनल जब इंकशाफ हुआ था तो वो क्या पाकिस्तानियों का कसूर था? सारी दुनिया के अंदर इंकशाफ हुआ जिसमें पता चला कि हर मुल्क के पॉलिटिशियंस ने किस तरह मुल्क से पैसा चोरी करके ऑफशोर कंपनी में पैसा रखा हुआ था। तो तब किसका कसूर था? यहां लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। वो भी झूठ बोलता है, उसका भाई भी झूठ बोलता है, बेटे भी झूठ बोलते हैं, बेटी भी झूठ बोलती है, और वहां जाके तकरीरें कर रहे हैं कि जी बहुत बड़े ये जमहूरियत के लिए खड़े हैं। इलेक्शन की बात करते हैं, ये जरा सुने। 2013 इलेक्शन के अंदर नेशनल असेंबली की सीटों में 137 पिटिशंस आई जिन्होंने चैलेंज किया कि उनके इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। नेशनल असेंबली में 137 सीटें जिन्होंने पिटिशन दायर की। 2018 की इलेक्शन में सिर्फ 90 थे, 50% कम पिटिशंस थी। और नून लीग की, क्योंकि उनकी तो सिर्फ पंजाब में पार्टी रह गई है, पंजाब के अंदर उनकी सिर्फ 11 पिटिशंस थी। तहरीक इंसाफ की 13 पिटिशंस थी, यानी हमारी ज्यादा पिटिशन थी जिन्होंने कहा धांधली हुई है। तो मुझे यह बताएं कि जब 80% पोल का रिजल्ट आया, फैफन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने 80% ने कहा, 80% पाकिस्तान का इलेक्शन 2013 से बेहतर हुआ है, अच्छा इलेक्शन हुआ। तो मैं अब ये पूछता हूं कि जब हमने 2013 इलेक्शन के बाद मैंने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे, 137 में से 4 हल्के मैंने कहा इनको खोल के बता दो, अगर ये ठीक है तो मान लेंगे इलेक्शन। इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले, 1 साल के बाद सड़कों पे निकले। आखिर में जब 4 हल्के खुले, चारों के चारों अंदर धांधली थी। जब हमारी बारी आई 2018 में, इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन में धांधली लिया। इनसे वो जो आजकल जेल में शहबाज शरीफ, हमने पहले कहा कि जो करना है आपने खोले, हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। अब इनको पता था कि 1100 पिटिशंस थी इनकी सारी, इलेक्शन उन्होंने क्या खोलना था। तो ये वो लोग हैं कि जो बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। धांधली मैं आपको बताऊं किधर हुई, जो भी अभी इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन में अभी एक बाय इलेक्शन हुआ जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ, उसकी बीवी को खड़ा किया, मरीम नवाज ने कैंपेन की। हमारे पास अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 250 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का इन्होंने उस हल्के में इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। ये हमने नैब को केस दिया है। हमने सारे इलेक्शन में 250 करोड़ खर्च किया, इन्होंने एक बाय इलेक्शन के ऊपर इस कौम का टैक्स के पैसे का 250 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन मुझे एक खास मजा आया, एक और अल्लाह अल्लाह का सच आता रहता है सामने। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे टाइगर्स, मेरी अब आखिर में गौर से आपने बात सुननी है। अब तक ये जो ऑपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है,
आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो आप सुने जरा, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है 23 अरब रुपए की, इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कभी चीनी वाले तो कभी किसी के नाम पे 23 अरब रुपया भी पकड़ा गया। जब तक अदालतों में पूरी तरह यह जवाब नहीं देगा कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। दूसरा ये जरा सुन लो। अब मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। देखें, लोग तंग आ गए हैं, लोग इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलकर वापस अवाम के पास आए। लोग, पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की आपको हमारे से मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। इनकी 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनके अब से तो नहीं केसेस आए, लेकिन वो केसेस के फैसले ही नहीं होते। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। आप हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौम इंतजार कर रही है कब इस कौम का लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा। गवर्नमेंट, ये मैं आज फिर आपके सामने अब रख रहा हूं कि जो नया इमरान खान, एक तो नया पाकिस्तान एक नया इमरान खान बन गया। कल किसकी तकरीर सुन के जो उसने जबान इस्तेमाल की है उस गीदड़ ने, मैं ये आज अब फिर कहता हूं कि अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। ये जो सारी जो कल सर्कस थी, ये सर्कस को मेरा पैगाम है कि देखें, आप सारे तो कभी किसी का कंधा पकड़ के आया, कभी कोई जलानी ने बना दिया, किसी ने कागज का टुकड़ा दिखा दिया कि जी मुझे तो मेरी वालदा की वजह से पार्टी मिल गई है। ये आपके सामने शख्स खड़ा है, इसने पहले तो 20 साल खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की बेहतरीन लोगों से मुकाबला किया और उसके बाद 22 साल वाहिद पॉलिटिशियन हूं। 22 साल छोटी सी पार्टी से शुरू करके अवाम के पास जाके वाहिद पब्लिक मूवमेंट से पार्टी बनाई है। किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। मैं सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आजाद है, अदालतें आजाद है, लेकिन मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाअल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब को और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। और मैं अदालतों को आज ये कहना चाहता हूं, जो ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है,
یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے. ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائے. یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمایاں ہو جائے، جس میں اس کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے، اس کو اپیل کر رہا ہے. یہ جو گیم کھیل رہا ہے، میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں، مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے تو کوئی پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائیداد نہیں، مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے. لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب بارشیں آ رہی تھیں، جو ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی، جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا. ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں دراڑ ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں، نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. غریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو بیچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے، اور جو اربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے، بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کنونشن سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس پورٹل کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم عمران خان نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مہنگائی اور دیگر امور پر اہم باتیں کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ رضاکاروں کا شہریوں کے حقوق اور حفاظت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. قوم کی طرف سے ٹائیگر فورس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور گزشتہ رات گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بات کی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات سرکس میں بڑے بڑے فنکار تھے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے اور اس کا حل بھی انہوں نے اسی کنونشن سے خطاب کے دوران پیش کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 3 سال میں 10 ارب درخت لگانے ہیں.